Friends, in previous class we study about non-contact force। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में इसमें हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ रहे थे इन दिस चैप्टर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स इज डिवाइडेड इनटू वेरियस ग्रुप। वन gravitational force, we study gravitational force and some parts and some points are also be left, I will discuss in lecture 12। I know chapter force and friction, हम जानते हैं कि हम लोग चैप्टर फोर्स एंड फ्रिक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, यहाँ पे फोर्स के जगह पे फोर्स एंड फ्रिक्शन के जगह पे प्रेशर लिखा हुआ था। आप लोग बहुत सारे लेक्चर में ऐसे देखे होंगे। बहुत सारे बुक्स ऐसे लिखते हैं किसी चैप्टर को, वो फोर्स एंड प्रेशर को एक साथ रखते हैं, या कोई बुक फोर्स एंड फ्रिक्शन को एक साथ रखता है। तो जो बुक आप लोग को इस साल प्रोवाइड कराया गया है, जो बुक आप लोग को इस साल दिया गया है, उस बुक्स में हमारा है फोर्स एंड फ्रिक्शन, जो कि आपका चैप्टर नंबर है 10। चैप्टर में है 10 में। पहले हमने लिखा था चैप्टर 11 में, लेकिन ये जो आपकी बार का जो बुक्स जो लागू किया गया है, ये बुक में आपको है चैप्टर 10 में। तो इसमें हम लोग पढ़ रहे थे फोर्स को, जो हम लोग फोर्स आर कैटेगराइज इन मेनली 2 ग्रुप्स, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, उसके काइंड्स भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोग नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पढ़े भी थे, उसके पार्ट्स भी मैंने बताया था, और उसके फर्स्ट पार्ट जो हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स उसमें आता है, उसके बारे में हमने आपको लिखवाए भी थे, जो कि आपने बोर्ड से उसको लिखा भी था। और उसी में हम लोग पढ़ रहे थे न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यानी न्यूटन ने जो एक लॉ दिया था, जिसको हम लोग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से जानते हैं, उसी का हम लोग स्टडी आज करेंगे। जैसे न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में हमने पहले आपको बताया था कि न्यूटन ने ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये माना जाता था कि अर्थ जो है सो किसी भी वस्तु को अट्रैक्ट करती है। ए टाइप्स ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ एंड एवरी ऑब्जेक्ट एंड अट्रैक्ट टुवार्ड्स इट्स सेंटर, दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। यानी अर्थ के द्वारा एक फोर्स एक्सर्ट किया जाता है, अप्लाइड किया जाता है, और वो भी सभी वस्तु पर, और वो अपने सेंटर की तरफ खींचती है। इस फोर्स को हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स के नाम से जानते हैं। पहले ये मान्यता थी कि केवल ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ के द्वारा ही अप्लाइड किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी एज्यूम ओनली अर्थ अप्लाइड्स ए फोर्स ऑन every object in this universe and attract towards its center. This force is known as gravitational force. After few days, Newton's also be a law explains that law are known as universal law of gravitation. कुछ समय बाद न्यूटन ने एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का एक्सप्लेनेशन किया, उसके एक्सप्लेन करके बताया in this universe every object exerts a force
on every other object. That force is directly proportional to products of their mass and inversely proportional to a square of distance between them. In different book, this law are explained with different ways. कई सारे बुकों में अलग अलग तरीके से इस फोर्स को एक्सप्लेन किया गया है। जैसे किसी बुक में लिखा गया है कि यूनिवर्सल लॉ हमारे दो होते हैं, जिसमें पहला होता है द फोर्स इज डायरेक्टली proportional to product of their masses. ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, या फर्स्ट लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सेकेंड में कहता है द फोर्स इज inversely proportional to a square of distance between them। ये हमारा पहले मैंने आपको लिखाया था कि दोनों लॉ आपका एक ही में था, किसी बुक में आपको अलग लिखता है। द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट्स ऑफ देयर मास। द फोर्स सेकेंड में द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं मैथमेटिकली भाषा में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर भी लिखते हैं, या डी स्क्वायर भी हम लोग लिख सकते हैं। दोनों यहाँ पे लिख सकते हैं, डी स्क्वायर या F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर भी हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। ये हमारा इंडिकेट करता है प्रोडक्ट्स ऑफ मास। ऐसे इसको हम लोग इन मैथमेटिकली वेयर F इक्वल टू फोर्स between two objects, m1 is equal to mass of first object, m2 is equal to mass of second object, d और r। डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, देखिए। और यहाँ पे एक और वर्ड बचा, एक और लेक्चर बचा जिसको हम लोग जी कहते हैं, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं, जिसको हम लोग
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। एक और स्मॉल जी भी होता है, एक स्मॉल जी भी होता है जिसको हम लोग यहाँ पे उसकी चर्चा नहीं होगी, जिसको हम लोग एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको इसकी चर्चा हमको नहीं करनी है। तो यहाँ पे एक चीज़ हमको और ख्याल रखना होगा, ये हमारा जो जी है इसका कुछ वैल्यू होता है जिसको हम लोग कहते हैं 6 डेसिमल। इस वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं 6.673 या हम लोग 67 भी लिखते हैं इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हमारा जी का वैल्यू है, जो कि ये हमारा कांस्टेंट होता है। इसके बारे में हमको जानना है कि ये जो जी का वैल्यू जो मैंने लिखा है, द वैल्यू ऑफ जी 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ जी आर इंडिपेंडेंट। ये जी का जो वैल्यू है सो हमारा किसी भी वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता है। द वैल्यू ऑफ जी इज एवरीवेयर इज कांस्टेंट। ये जी का जो वैल्यू है ये हमारा सभी जगह कांस्टेंट होता है। इसके वैल्यू में कहीं भी कमी नहीं हो सकती है या कहीं भी इसमें इंक्रीज और डिक्रीज इसमें नहीं कर सकता है। तो ये वैल्यू के बारे में आपको याद रखना है कि जी का वैल्यू जो हमारा होता है सो हमेशा कांस्टेंट होता है। और ये वैल्यू हमारा सबसे पहले इसके बारे में ग्रेविटेशनल फोर्स का जी का जो वैल्यू है सो एक साइंटिस्ट एक कैवेंडिश, उन्होंने इस वैल्यू के बारे में बताया था जी का वैल्यू। और उन्होंने दो ऑब्जेक्ट को रख करके जो अपना ऑब्जर्वेशन किया था, वो दो ऑब्जेक्ट को उन्होंने लिया था गोल्ड, इसीलिए जी यहाँ पे जी लिखा गया है, जी फॉर गोल्ड। तो कैवेंडिश महोदय जो थे उन्होंने गोल्ड ऑब्जेक्ट को रख करके उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया था फोर्स के बारे में, इसलिए जी का वैल्यू हम लोग कैपिटल जी से एक्सप्लेनेशन करते हैं और इसकी वैल्यू जो है सो हमेशा हमारी कांस्टेंट होती है। इसके बारे में ज़रा हम लोग देखेंगे कि आगे चल करके किस तरह से ये हमारे लिए उपयोगी होता है, इसके बारे में ज़रा हम लोग देखेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि ये हमारी एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरी ऑब्जेक्ट है, ज़रा इसकी छोटा है। ये ऑब्जेक्ट है का मास है हमारा m1, ये ऑब्जेक्ट का मास है हमारा m2। ये इसके सेंटर से और इसके सेंटर से हमारी डिस्टेंस है, ये आप r भी ले सकते हैं या जैसे मैंने आपको बताया कि आप d भी इसको आप ले सकते हैं, दोनों में से आप कुछ भी आप इसको ले सकते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट हमारा A है और दूसरा ऑब्जेक्ट A है। कोई भी ऑब्जेक्ट, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स देयर हैव ए सम मास। हमारे यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसमें कुछ ना कुछ हमारा मास होता है। तो कैवेंडिश महोदय जो थे उन्होंने अपना गोल्ड लेकर के ट्राई किया था, इसीलिए उन्होंने जी का वैल्यू जी उन्होंने लिया हुआ था। और यहीं से जो हमारी फार्मूला जो मैंने आपको लिखा है ये F इक्वल टू जी m1 इंटू m2 बाई r स्क्वायर। देखिए ये हमारा सूट कैसे करता है, यूनिवर्सल लॉ के तहत उन्होंने बताया था फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ यूनिवर्सल लॉ, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट्स ऑफ देयर मास। फर्स्ट लॉ में आपको मैंने लिखा है ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या हम लोग इसको प्रोपोर्शनल, केवल हम लोग इसको प्रोपोर्शनल का सिंबल पढ़ते हैं। किसका सिंबल पढ़ते हैं? प्रोपोर्शनल का सिंबल पढ़ते हैं। अगर
इसी सिंबल में अगर ऊपर में अगर कुछ लगता है तो ये हमारा इन्वर्सली कहलाता है। केवल हमारे लिखने पे ये डिफरेंट करता है। अगर किसी भी वैल्यू के न्यूमरेटर में आप कुछ लिखते हैं और तब यह साइन आपका लगता है तो वहाँ पे हम इन्वर्सली पढ़ते हैं, और अगर न्यूमरेटर में कुछ नहीं लिखा जाता है तब इसको हम लोग डायरेक्टली पढ़ते हैं। जैसे ये जो केवल आप इस जी को वैल्यू को आप अगर छोड़ देते हैं तो हम अगर चाहें तो m1 i इंटू m2 और इंटू 1/r1 इस वैल्यू को हम लिख सकते हैं। अगर जी के वैल्यू को अगर यहाँ से अगर हम हटा देते हैं तो इस वैल्यू को हम केवल यहाँ पे इतना लिख सकते हैं। ये जो हमारा था सो फर्स्ट लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल है। ये जो हमारा है सो मैथमेटिकली सेकेंड लॉ कहलाता है। और जब दोनों को एक साथ इंक्लूड हम लोग करते हैं तो हमारा इस तरह का वैल्यू बनता है। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ कहलाता है। इस वैल्यू को आप जरा सोचिए, इस वैल्यू को हम लोग दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं? ऐसे ही लिख सकते हैं। इसी वैल्यू को ना हम आगे चल करके m1 i इंटू m2 1 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा m1 इंटू m2 ही रह जाएगा और r स्क्वायर बच जाएगा। इसी वैल्यू को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। और यही आप लोग मैथ में आगे पढ़ेंगे या पढ़े होंगे कि जब प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटता है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ इसके बदले कांस्टेंट टर्म हम लोग ऐड करते हैं। वो मैंने कांस्टेंट टर्म मैंने नहीं, कैवेंडिश महोदय ने और न्यूटन महोदय ने इस वैल्यू को ऐड उन लोगों ने किया था। इस वैल्यू को हम लोग जी मानते हैं और इस वैल्यू को हम लोग आर स्क्वायर, और यही हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ये तो हमारा फोर्स का वैल्यू है। देखिए इसका यूनिट जो है सो जो भी वैल्यू हमारे आएंगे सो फोर्स का वैल्यू हम लोग हमेशा न्यूटन में लिखते हैं। द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। वी स्टडी इन प्रीवियस क्लासेस, यानी हम लोग ये जानते हैं कि फोर्स का SI यूनिट न्यूटन होता है और इसके बारे में हम लोग पहले के क्लासों में हम लोगों ने पढ़ा। अब आप इसकी अलग अलग वैल्यू से आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे एक मिनट मैं आपको बताता हूँ कि ये वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं। देखिए ये हमारा F हो गया, जी का वैल्यू M का वैल्यू आप kg लिख सकते हैं, इंटू आप kg लिख सकते हैं। ये हमारा है R का वैल्यू, तो R स्क्वायर यानी मीटर इंटू मीटर जी और इंटू kg आई इंटू kg अब बाई, चलिए kg स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं। kg स्क्वायर लिख दीजिए, यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिख दीजिए। ठीक है। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप इसको करते हैं तो ए वैल्यू हमारा इधर आ जाएगा, एफ आई इंटू मीटर स्क्वायर और जी आई इंटू के जी स्क्वायर। तो जी का वैल्यू अगर आपको निकालना है तो एफ आई इंटू मीटर स्क्वायर और के जी स्क्वायर आपके डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे f का वैल्यू जो पिछले वैल्यू में जो मैंने आपको लिखा था कि g इज इक्वल टू न्यूटन आ गया। f का वैल्यू हम न्यूटन लिखेंगे, आई इंटू एम स्क्वायर और बाई के जी स्क्वायर। जैसे कि मैंने एक आपको g का वैल्यू पहले वाले वैल्यू मैंने आपको लिखा था 6.67 इंटू 10⁻⁻11। देखिए g का वैल्यू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर देखिए यहीं से वो वैल्यू मैंने आपका लिखा था कि यहाँ पे जी का जो वैल्यू था सो जी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया गया और जी का ये हमारा यूनिट होता है। और हम लोग एफ का यूनिट अगर हम लोग निकालना चाहते हैं तो एफ का वैल्यू, तो जैसे यहाँ पे जी के वैल्यू को अगर हम पुट करेंगे, यहाँ पे जी के वैल्यू अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो न्यूमेरिकली वैल्यू जैसे हम लोग वहाँ पे
पुट करेंगे जी का वैल्यू, तो फाइनली अगर उसके दो ऑब्जेक्ट है उसके बीच के फोर्स का वैल्यू आएगा सो न्यूटन में आएगा, और उसके वैल्यू को हम लोग निकाल सकते हैं। इन नेक्स्ट लेक्चर we explain some types of numerical that are based on the universal law of gravitation. In physics there are various types of numerical, they also can be included in the chapters of gravitation related to universal law and gravitational force and Newton law of motion and related to force, but some types of few low in standards types of numerical they also can be explained in class 8 क्लास में जो है सो न्यूमेरिकल काफ़ी कम है, छोटी छोटी न्यूमेरिकल्स आपको बनाने के लिए मिलेंगे या किसी किसी बुक में आपको नहीं भी देता है, लेकिन द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल आर इन डिटेल एक्सप्लेन्ड इन क्लास 9 नेक्स्ट क्लास, बट इन नेक्स्ट क्लासेस वी एक्सप्लेन द सम टाइप्स ऑफ numericals also be based on the universal law of gravitation. With the help of universal law of gravitation we know our universe hold are related to each other. The various types of huge and heavenly bodies are banded to each other with the help of universal law of gravitation. In our universe हम ये कह सकते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के सिद्धांत पे ही, प्रिंसिपल पे ही हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारा यूनिवर्स जो है, जैसे हमारा सन सोलर सिस्टम का हेड है, उसके चारों तरफ हमारा जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सभी रिवॉल्यूशन करते हैं, ये सभी आपस में कोलाइड नहीं करते हैं, होल्ड किए हुए हैं और वो रिवॉल्यूशन करते रहते हैं। ये सभी किसके कारण है? तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल के कारण है। फिर आपको नेक्स्ट क्लास में मैं ये बताऊंगा कि यूनिवर्सल लॉ के तहत हम लोग पढ़े हुए हैं ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट टू ईच अदर ऑब्जेक्ट विथ ए फोर्स, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट्स ऑफ देयर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, बट on our earth there are many people are near to each other but they cannot attach to other person and they cannot attach with other object. यानी इस अर्थ पे अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे पीपल हैं जो एक दूसरे के काफ़ी नियरर हैं, कांटेक्ट में हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से अटैच नहीं हो पाते हैं। तो क्या यहाँ पे हमारा ग्रेविटेशन लॉ या यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फेल है? नहीं, यहाँ पे कहीं ना कुछ वैल्यू हमको आपको बताएगा कि ये वैल्यू एक दूसरे में क्या डिफरेंट है जो एक दूसरे से आपको अटैच नहीं हो पाते हैं। इसके बारे में आपको हम नेक्स्ट किसी न्यूमेरिकल के माध्यम से आपको बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।